गुड इवनिंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग विज्ञान का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे बीपीएससी ट्री का फेज क्या 3.0 का चल रहा है, जिसमें आज हम लोग का जो सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले जो भी सेट कराया गया कुछ क्वेश्चंस यानी इसमें से जो है कुछ तो सेट स्पेशल फिजिक्स का केमिस्ट्री का रहा है और बाकी सेट आपका मिसलेनियस के रूप में रहा, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रूप में देखे होंगे या कुछ क्वेश्चन उसी पे पैटर्न पे रहा जो पूछने की संभावनाएं हैं। तो आइए हम लोग जो है सेट 9 पे आते हैं कि आज का सेट क्या कह रहा है आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, उसको पढ़िएगा। विद्युत विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर क्या है तो आपको मैं बता दूं साथी कि एक होता है जनरेटर और एक होता है मोटर। जनरेटर चलता है तो जो भी चलने वाला चीज़ होगा उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल। क्या कहते हैं? मैकेनिकल। और जो मैकेनिकल चीज़ चल करके और कुछ ऊर्जा डेवलप करे और जिससे आप अगर बल्ब के रूप में यूज करेंगे, इसका मतलब वो ऊर्जा तो दे रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटर जो होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। कौन? जनरेटर। ठीक है। और मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। तो आपके बारे में पूछा है, किसके बारे में? मोटर के बारे में पूछा है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? और मैकेनिकल को मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, हिंदी में इसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। पार्शिक मात्रक है। पार्शिक जो होता है कि जो लंबी दूरी या आप कह सकते हैं कि जो खगोल में स्पेस में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है तारों के बीच में, तो तारों के बीच में जो डिस्टेंस मेजर होता है, क्योंकि एक तारा दूसरे तारा के बीच काफ़ी डिस्टेंस होते हैं और लंबी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए पार्सेक होता है। तो याद रखिएगा, ये आपको जो किया जाता है दूरी का ही मात्रक है। पार्सेक क्या है? दूरी का ही मात्रक है। लेकिन कैसा दूरी? एक खगोल शास्त्र में खगोलीय पिंड के बीच की दूरी, दो तारों के बीच की दूरी अगर मेजरमेंट होता है तो हमारा पार्सेक में होता। तो ये याद रखिएगा, पार्सेक होता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। देखिए हमारे पास दो तरह की यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह की यूनिट्स होता है। एक होता है ड्राइव्ड यूनिट और एक होता है फंडामेंटल यूनिट, जिसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको ड्राइव किया जाता है उसी को कहा जाता है व्युत्पन्न। मतलब व्युत्पन्न का मतलब ड्राइव करके लाना। तो ये कहना है जो हमारे पास है किलोग्राम, सॉरी न्यूटन जो है हमारा, न्यूटन ये हमारा ड्राइव्ड यूनिट है। जैसे न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर है मास इंटू एक्सलेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। जब दो चीज मिलेगा, दो का संबंध आएगा तभी एफ का क्या कहते हैं यूनिट निकलेगा। और क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट जो होता है उसको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और आप जानकारी के लिए रख लीजिए कि हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट है 7 है। कितने हैं? फंडामेंटल यूनिट 7 है। कौन कौन है? तो याद रखिए, लेंथ लंबाई, दूसरा मोल, तीसरा मास, चौथा इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा इंटेंसिटी, छठा टेम्परेचर, ठीक है। लेंथ हो गया, मोल हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, टेम्परेचर हो गए और इंटेंसिटी टेम्परेचर हो गया, सातवां कैंडेला हो गया। तो ये आपके जो है कितने हैं? फंडामेंटल 7 यूनिट्स है। तो ये याद रखिएगा, जिसको कि डिराइव करने के लिए किसी और की मदद ना कर लेना पड़े वही हमारा कहलाता है फंडामेंटल, और जिसको ड्राइव करने के लिए जरूरत पड़े तो हमारा कहलाएगा व्युत्पन्न या ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो सबसे पहले तो जानिए कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल ना होने के कारण है कि वहां गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है। दूसरी बात, वहां पे जो पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी, वो भी कम है। जब एस्केप वेलोसिटी कम होगा तो वहां गैस के बीच का जो होगा एक आता है आरएमएस, रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी। तो जब रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी भी कम होगी तो वहां पे गैस के मोलिकुल्स के बीच में जो है कोई यानी कोई बंधन नहीं हो पाएगा और वो आसानी से वहां से निकल पड़ेगा। और जब निकल पड़ेगा तो इसके वजह से वहां पे कोई वायुमंडल नहीं होगा। तो आप सिंपल साधारण ये याद रखिए कि पृथ्वी यानी चंद्रमा पे जो है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने के कारण एक ही कारण है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है। तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? या गुरुत्वाकर्षण तो नहीं दिया इसमें, हमने आपको एक बता दिया, प्लान वेग भी बताया और अणुओं के बीच मध्य रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, ये भी बताया। तो ये भी आप रख सकते हैं, इस गैस पर अणुओं का पलायन वेग, उनके वेग मध्यमल रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी। इतना छोटा हो रहा है कि कुछ, चलिए। तो मेन सबसे पहले यानी बात है क्या कि चंद्रमा पे जो है पलायन वेग, पलायन वेग उसको कहता है अगर किसी पार्टिकल को उस वेग से अगर फेंक दिया जाए ऊपर की ओर तो फिर कभी धरती पे वापस नहीं आएगा, या जहाँ से फेंक दिया जाए वहाँ फिर वो पुनः वापस होकर आने वाला नहीं है। यहाँ पे जो है उस तरह की कमी होती है जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे चंद्रमा नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, जब किसी चीज को सेंटर से उठाइएगा तो उसका भार कम लगेगा। तो इसका मतलब हो कि कोई वस्तु अगर पृथ्वी के सेंटर पे रखा जाए, केंद्र पे रखा जाए, तो उसकी भार क्या होगी? बहुत कम होगी। पृथ्वी के केंद्र पे, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए एक ही बल जिम्मेदार है, उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन जो होता है 1 माइक्रोन, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना? 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वहीं पे बात करें 1 नैनोमीटर की बात करेंगे, 1 नैनोमीटर, तो ये हो जाएंगे हमारे 10⁻⁹ मीटर। वहीं हम एक एंगस्ट्रम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये सब डेटा कभी कभी फंसा देता है। वहीं पे 1 मिलीमीटर की बात करें कितना मीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। तो ये सब कुछ कन्वर्सन हमारे पास आने चाहिए, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, डायरेक्ट इसी बेसिस पर आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होगी? आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, सॉरी, कोई वस्तु रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। अगर बाहरी बल नहीं लगेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। तो उसको गति में लाने के लिए जब बाहरी फोर्स लगती है तो वो मोशन में आ जाता है। तो आप कालीन पे बताइए, कालीन पे जो डस्ट बैठा हुआ है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, बाहरी बल कोई नहीं लगेगा, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तो उसको हटाने के लिए डंडा से पीटा जाता है ताकि वो मोशन करे, और मोशन करने के बाद उसमें से डस्ट पार्टिकल है वो क्या हो जाए? बाहर की ओर निकल जाए, जब जिसके कारण आपके कालीन क्या हो जाए? साफ होगा। तो ये नियम जो कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम याद रखिए, वस्तु स्थिर में ही रहेगा या मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगता हो। दूसरी बात, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय नियम से बल की परिभाषा आता है। न्यूटन का तृतीय नियम से कंजर्वेशन यानी मोमेंटम का संरक्षण का नियम आता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का जो फॉर्मूला आया सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, और फोर्स की परिभाषा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इंटेंसिटी विकृति का जो है आपका कोई मात्रक नहीं है।
ये यूनिटलेस होता है। यानी अगर मीटर को मीटर से डिवाइड करिएगा तो हमारा ये हो जाएगा यूनिटलेस। तो किसी भी चीज़ जब रिलेट किया जाता है, रिलेटिविटी जब होता है, तो उस क्वांटिटी को उस क्वांटिटी के कंपेरिजन में रिलेट किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिटलेस। तो हमारे पास जो एग्जांपल है विकृति इज यूनिटलेस है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष कहते किसको है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तय की गई दूरी यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश वर्ष जो है वो मात्रक ही है दूरी का। किसका? मात्रक है दूरी का। और ये किस में? तो यानी आप ब्रह्मांड की अत्यधिक दीर्घ दूरी कह सकते हैं, लंबी लॉन्ग डिस्टेंस का जो मेजरमेंट करता है उसी को हम लोग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय है? बल अकेंद्रीय है तो ये याद रखिए, घर्षण बल को हम लोग अकेंद्रीय कहते हैं, और दूसरा इसको हम लोग गैर संरक्षीय बल भी कहते हैं। गैर संरक्षीय बल कहते हैं। ठीक है, तो गैर संरक्षीय बल भी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दिशा के अपोजिट में कोई फोर्स लगाई जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं गैर संरक्षीय बल, या इसी को कह लेते हैं हम लोग बल अकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल फ्रिक्शन, मोर, क्या कहते हैं, कारगर एग्जाम्पल, उदाहरण। बाकी ये सब विद्युत बल हो गया, बल नहीं बल, विद्युत बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, यांत्रिक बल, ये सब के सब आपका संरक्षीय बल है। ठीक है, जिसको हम लोग केंद्रीय बल कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, दूध का मंथन करने पर क्रीम प्राप्त होती है, इसका कारण है, इसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अप केंद्रीय बल। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। रॉकेट का जो चालन गति होता है या रॉकेट जो काम वर्क करती है, रॉकेट के चलने का जो सिद्धांत है वो न्यूटन का तृतीय नियम पर लागू होता है। तो याद रखिए न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। तो न्यूटन के तृतीय नियम को हम लोग गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। तो आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ इज अ गैलीलियो नियम। न्यूटन के नियम थर्ड नाम तो हम आ ही सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे फंस जाइएगा, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया को भी हम लोग गैलीलियो कहते हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से होता है। तो ये अगर ये आंसर करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या कर लीजिए, न्यूटन के नियम कर लीजिए, न्यूटन के नियम कर लीजिए, ये आंसर सही हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन जो होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। डाइन जो होता है सीजीएस मात्रक होता है, और न्यूटन जो होता है एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए 1 केजी वाट बराबर होता है, 1 केजी वाट बराबर 9.8 न्यूटन। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। हमारे शरीर का मध्य पुरुष है, तो हमारे शरीर का मध्य लसिका जो होता है, लिम्फ को जो है मिडिल मैन के नाम से जाना जाता है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लसिका जो है, लसिका जो कैरी करता है सिर्फ और सिर्फ यानी ल्यूकोसाइड, इसमें WBC। इस लसिका के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम जो होता है वो कम होता है। प्रोटीन और कैल्शियम, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक है, चलिए रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। तो याद रखिए रीनल पोर्टल सिस्टम जो है ये आपका मछली, अम्फीबियन जिसको कहते हैं आप, उभयचर, मेढक, ठीक है, इसमें पाया जाता है। नहीं पाया जाएगा किसमें? स्तनधारी वाला में नहीं पाया जाएगा। जो भी जंतु स्तनधारी है उसमें नहीं पाया जाएगा, पक्षी में भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, पक्षी में भी नहीं पाया जाएगा, स्तनधारी में नहीं पाया जाएगा। कह रहा कि किस में पाया जाता है, तो आप याद रखिए मछली तो ऑप्शन में है नहीं, मेढक है, आपका आंसर मेढक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर। माउस स्तनधारी होता है, तो मैंने कहा कि स्तनधारी में कोई भी आए उसमें जो है हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। अब आपके माइंड में आ रहा है रीनल पोर्टल सिस्टम होता क्या है? तो रीनल पोर्टल सिस्टम जिसमें क्या कहते हैं, यूरिक एसिड डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड डिस्चार्ज होता है, जिसका मतलब ये हो गया कि यूरिन और स्टूल एक साथ का मामला नहीं होता है। ठीक है ना, वो चीज़ हमारे कंडीशन से पूछ रहा है।
पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो पहला हृदय जो है प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कब किया गया, तो एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिए 3 दिसंबर 1976। ठीक है, कहाँ किया गया? तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक है ना, चलिए आए बात समझ में, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका के किस शहर टाउन में? तो याद रखिए केप टाउन शहर है, केप टाउन में। ठीक, तो ये आपका जीके का क्वेश्चन बन गया। इसी में एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हृदय ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, इसका मतलब कोई हृदय डोनेट करने वाले रहे होंगे। तो याद रखिए हृदय डोनेट करने वाले कौन है? जो दाता है, देने वाले दाताजी हमारे हैं कौन? डेनिस डेरवाल। और प्राप्तकर्ता कौन है? बोलिए, लुई वास्केई। ये रिसीव करने वाले हैं, ये देने वाले हैं। ये महिला है, 25 वर्षीय महिला। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाएं जो होती है बहुत क्रांतिकारी होती है, 25 वर्षीय महिलाएं। ठीक है, यानी पहली बार हृदय ट्रांसप्लांट कर दी किनको? लुई वास्केई को। ये बहुत बुरी तरीका से एक्सीडेंट कर गए थे कार दुर्घटना में। ठीक है, इनकी जान बचाने के लिए पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिनका नाम डोनेट करने वाले कौन है? डेनिस डेरवाल है। और जो करने वाले डॉक्टर्स हैं उनका नाम क्या है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये याद रखिएगा। कब किया गया? 3 दिसंबर 1976। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका। एंजियोलॉजी के जनक है, एंजियोलॉजी के जनक है विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे। एंजियोलॉजी कहते किसको है? यानी ब्लड वेसल्स में जो स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। और इसके जनक कहा जाता है किसको? विलियम हॉर्वे को। ईसीजी की कौन सी तरंग पुनर्विरवन का निरूपण करती है? तो याद रखिए टी तरंग। जब हार्ट बीट होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब हार्ट बीट होता है तो हमारा धड़कता है दिल। दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कते हैं। तो दिल जो है एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है। ठीक है, फैलने को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन, और सिकुड़ने को कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब सिकुड़ाता है तो उसमें एक वेव डेवलप होता है, उसी वेव को हम लोग कहते हैं टी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टी तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन। ईसीजी में टी तरंग जो है क्या दर्शाता है? तो याद रखिए टी तरंग जो है निलय परकुचन दर्शाता है। निलय परकुचन। निलय परकुचन मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और निलय का हो गया वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हार्ट का होता है 4 चेंबर। कितने चेंबर? 4 चेंबर होते हैं। एक होता है आपका राइट, ऊपर वाला होता है एट्रियम, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये आपका जो है राइट वेंट्रिकल, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए ये राइट एट्रियम में जो है आपका रिसीव, यानी एट्रियम का काम है सिर्फ रिसीव करना ब्लड का। इसमें जो होता है इम्प्योर ब्लड रिसीव होता है, और इसमें प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड जाता है, प्योर ब्लड। और पूरे ब्लड से शरीर से रिसीव होता है इसमें इसमें इम्प्योर ब्लड होगा। अब यहाँ से आ जाएगा ये इम्प्योर ब्लड, ये जो देगा किसको देगा? ये देगा लंग्स को। किसको देगा? लंग्स को देगा। यानी लंग्स में जाता है इम्प्योर ब्लड और आता है प्योर ब्लड, ये लंग्स से आ रहा है। ठीक है, तो एक चार्ट यह भी याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय के किस चेंबर से लंग्स के पास अशुद्ध ब्लड जाता है? तो याद रखिए किस चेंबर से? राइट वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल का काम है पंपिंग करना, और एट्रियम का काम होता है रिसीव करना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, गेहूं का तना होता है, तो गेहूं का तना जो होता है एक खोखला होता है, या क्या कहिएगा उसमें हम लोग नोड कह सकते हैं, नोड सिस्टम्स होता है।
तो इसका खोखला भी हो सकता है और काष्ठी अष्टय भी हो सकता है, तो बी और सी दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, काष्ठय और खोखला, खोखला इसलिए क्या उसमें होलो होता है, और काष्ठी अष्टय इसलिए क्या इसमें जो है बीच बीच में क्या होता है, नोड बना रहता है, 4 से 5 नोड सिस्टम्स रहते हैं। पान का पट्टी का आकार कैसा होता है, तो पान के पट्टी का आकार जो होता है हृदयकार होता है, हृदयकार, हृदयकार, हर्ट सिस्टम होता है, हर्ट नुमा। ठीक है, सबसे लंबा पेड़ होता है, पर लिखा गया, सबसे लंबा पेड़ होता है, सबसे लंबा पेड़ सिकोया को कहते हैं। किसको कहते हैं, सिकोया। बीज बड़े और वजनी होते हैं, बीज बड़े और वजनी किसके होते हैं, बैर के बीज जो होते हैं बड़े और वजनी होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके संभावित क्वेश्चन जो पूछने की संभावना है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आज का सेट, ठीक है, यानी सेट आपका बीपीएससी का बहुत कारगर सेट है, इसको लगा लीजिएगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होता ही है, बेकार कुछ नहीं है इस धरती पे। कुछ भी अगर देखिएगा कुछ सीखिएगा, कुछ ना कुछ सीखिएगा ही, और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप कुछ सीखिएगा ही नहीं, आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित होगा। इसलिए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। थैंक यू सो मच।